एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। सभी एएनएम बहनों को गुड इवनिंग। आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे एएनएम की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो हमारी क्लास के साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए आज मैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप सभी लोग ईमानदारी से बताएंगे क्लास के लास्ट में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, और कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर टाइप करते हुए चलेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। जो भी बच्चे एएनएम की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वह शर्करा जो न्यूक्लिक अम्ल का घटक बनाती है, वह शर्करा कौन सी है जो न्यूक्लिक अम्ल का घटक बनाती है? नंबर 1 लैक्टोज, नंबर 2 सेलोबायोज, नंबर 3 सेलुलोज, नंबर 4 राइबोज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वह शर्करा कौन सी है जो न्यूक्लिक अम्ल का घटक बनाती है? तो क्या सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइबोज पर टिक कर लेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डाइसैकेराइड शर्करा कौन सी है, डाइसैकेराइड शर्करा कौन सी है, तब आप लोग क्या आंसर करेंगे? जल्दी से सभी लोग आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डाइसैकेराइड शर्करा कौन सी हो जाएगी? तो लैक्टोज और सेलोबायोज कैसी शर्करा हो जाएंगी? तो लैक्टोज और सेलोबायोज डाइसैकेराइड शर्करा हो जाएंगी, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह किस रूप में होता है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह किस रूप में होता है? नंबर 1 इंसुलिन, नंबर 2 ग्लाइकोजन, नंबर 3 सेलुलोज, नंबर 4 ग्लूकोज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3? ब्लड शुगर या फिर सेलुलर फ्यूल? क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्लड शुगर या फिर सेलुलर फ्यूल हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे? फ्यूल कर लेंगे। फ्यूल मतलब ईंधन। ब्लड शुगर या फिर सेलुलर फ्यूल किस शर्करा को कहते हैं? जो हमारी ब्लड जो होती है, ब्लड शुगर, उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ब्लड शुगर या फिर सेलुलर फ्यूल किस शर्करा को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। हम लोग ऑप्शन नंबर 4 ग्लूकोज पे टिक कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं पूछूं आप लोगों से, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फ्रक्टोज कैसी शर्करा है, फ्रक्टोज कैसी शर्करा है, फ्रक्टोज कैसी शर्करा हो जाएगी? तो ये फलों की शर्करा हो जाएगी। फ्रक्टोज कैसी शर्करा है? फलों की शर्करा है। फलों की या फिर फ्रूट, एफ से फ्रूट, एफ से फ्रक्टोज। ठीक है, फलों की शर्करा है। और ये कैसी है? सबसे मीठी, सबसे मीठी, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। कैसी है? सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। फ्रक्टोज कैसी है? फलों की शर्करा कहते हैं, और ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। और फलों के साथ साथ ये शहद की भी शर्करा है, शहद की भी शर्करा है। फ्रक्टोज कैसी है? फलों की शर्करा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, और शहद की शर्करा है। आप लोगों को, सभी लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ आप लोग सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टोर फूड ऑफ प्लांट किसे कहते हैं? स्टोर फूड ऑफ प्लांट किसे कहते हैं? नंबर 1 स्टार्च, नंबर 2 फ्रक्टोज, नंबर 3 सेलुलोज, नंबर 4 ग्लूकोज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्टोर फूड ऑफ प्लांट किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं स्टार्च को। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक कर लेंगे। सभी लोग क्वेश्चनों को साथ में नोट करते हुए चलेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? क्या पूछा है? दालों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, बताइए। दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? नंबर 1 मायोसिन, नंबर 2 प्रोलामीन, नंबर 3 एक्टिन, नंबर 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? मायोसिन पाई जाएगी या प्रोलामीन या फिर एक्टिन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 प्रोलामीन। दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोलामीन पाई जाती है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो बोन्स में पाई जाती है। किसमें? बोन्स में पाई जाती हैं। बोन्स में या फिर मसल्स में, बोन्स में या फिर मसल्स में, ठीक है, या फिर मांसपेशियों में, कुछ भी कर लीजिए, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में कहाँ पाई जाती है? मांसपेशियों में। दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो प्रोलामिन और मायोसिन और एक्टिन मांसपेशियों में, मसल्स में या फिर बोन्स में, जैसा ऑप्शन दे रखा हो पेपर में, ठीक है। यहाँ पे प्रोलामिन राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, चावल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? चावल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 वसा, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 4 उपर्युक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चावल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हम लोग जो दैनिक आहार लेते हैं, मतलब रोज जो हम लोग खाना लेते हैं, उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा रहती है? रोटी की, चावल की। और किसकी ज़्यादा रहती है? रोटी और चावल की। तो रोटी और चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? रोटी, चावल और आलू, शकरकंद, इस सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और यहाँ पे क्या पूछा? चावल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या उपर्युक्त में से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, कितनी ऊर्जा मिलती है, तो कितनी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। अगर पूछा जाए कि 1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 9 या फिर 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से मिलती है। अगर पूछा जाए कि प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से, तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा किससे मिलती है? प्रोटीन से मिलती है। और चावल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन सब किसमें पाई जाती है? सबसे ज़्यादा दालों में, दालों में। और दालों में से सबसे ज़्यादा सोयाबीन में। कितने परसेंट सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है? तो 42% प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो वसा यानी कि जो फैट होता है वो कहाँ जमा होता है? नंबर 1 यकृत, नंबर 2 वसा ऊतक, नंबर 3 प्लीहा, नंबर 4 एडिपोज ऊतक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? यकृत में या फिर वसा ऊतक में या फिर प्लीहा में या फिर एडिपोज ऊतक में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो वसा ऊतक में जमा होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वसा जमा करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? वसा जमा करने वाले ऊतक को, वसा जमा करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऊतक को क्या कहते हैं? तो आप लोग क्या इसका राइट आंसर देंगे? मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो वसा ऊतक में जमा होती है। वसा जमा करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तब आप लोग इसका राइट आंसर क्या करेंगे? तो एडिपोज ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोज ऊतक। वसा जमा करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? एडिपोज ऊतक कहते हैं, ठीक है। और वसा कहाँ जमा होती है ह्यूमन बॉडी में? तो वसा ऊतक में जमा होती है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? क्या क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 वसा, नंबर 3 विटामिन, नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है, या फिर वसा को, या फिर विटामिन को, या फिर कार्बोहाइड्रेट को? तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं? विटामिन को कहते हैं। सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी किससे मिलती है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको किससे मिलती है? वसा से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी सबसे ज्यादा किससे मिलती है? वसा से। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? कॉड लीवर ऑयल। क्या पूछ रहा है? कॉड लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कॉड लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नंबर 1 विटामिन डी, नंबर 2 विटामिन के, नंबर 3 विटामिन ए, नंबर 4 विटामिन सी। कॉड लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन होता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो कॉड लीवर ऑयल पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सभी लोग मुझे बताएंगे। तो क्या हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम? क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम। अगर मैं पूछूं विटामिन डी से नंबर 1 बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? बच्चों में। और वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वयस्क में विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? और वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में कौन सा विटामिन डी की कमी से रोग हो जाता है? रिकेट्स। कौन सा हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। ठीक है। और वयस्कों में तो कौन सा हो जाता है? बताइए सभी लोग। कौन सा हो जाता है वयस्कों में विटामिन डी की कमी से? तो बच्चों में रिकेटस हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। रोग कौन सा हो जाता है? तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। विटामिन डी के स्रोत क्या हैं? तो इसके स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश है। अगर मैं पूछूं कि किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को क्या कहते हैं? हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10? लिखा है मंड और शर्करा किसके प्रकार हैं? मंड और शर्करा किसके प्रकार है? नंबर 1 इंसुलिन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 हार्मोन, नंबर 4 विटामिन। मंड और शर्करा किसके प्रकार हैं? इंसुलिन के, या फिर कार्बोहाइड्रेट के, या फिर हार्मोन के, या फिर विटामिन के? तो मंड और शर्करा किसके प्रकार हैं? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। सभी लोग क्लास को क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए बच्चों को। जिन बच्चों को क्लास ये नहीं पहुंच पा रही है तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ऑप्शन पर टिक लगाने की, जैसे बहुत बच्चे हैं पढ़ तो लेंगे पर जब 4 ऑप्शन आते हैं तो उनमें क्या करते, गड़बड़ी कर देते हैं। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों का रिवीजन होगा। तो प्लीज़ सभी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। आपके फ्रेंड्स हैं तो क्या होगा, सबका फायदा होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? मनुष्य किसका पाचन नहीं कर पाता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मनुष्य किसका पाचन नहीं कर पाता है?
तो नंबर 1 सेलुलोज, नंबर 2 स्टार्च, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 विकृत प्रोटीन। मनुष्य किसका पाचन नहीं कर पाता है? सेलुलोज का, या फिर स्टार्च का, या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, या फिर ऑप्शन नंबर 4 विकृत प्रोटीन का। अगर यहाँ पे क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया है, ठीक है, नहीं। तो हम लोग किस पे लगाएंगे पहले टिक कि मनुष्य किसका पाचन कर पाता है? तो वहाँ पे तो हम लोग देख रहे क्या क्या पचा लेता है। अगर हम लोग बात करें विकृत प्रोटीन की, तो ये इसका पाचन कर लेता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसका भी पाचन मनुष्य कर लेता है। स्टार्च का भी पाचन कर लेता है। अब यहाँ पे नहीं कौन सा है? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। तो यहाँ का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेलुलोज यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य किसका पाचन नहीं कर पाता? तो सेलुलोज का नहीं कर पाता है। और किसका कर लेता है? तो स्टार्च का कर लेता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, विकृत प्रोटीन का कर लेता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लिखा है चयापचय का हिस्सा माना जाएगा। क्या पूछा है? चयापचय का हिस्सा माना जाएगा। नंबर 1 ग्लूकोज बनाने में उपयोग के लिए प्रकाश ऊर्जा का कब्जा। नंबर 2 कैटाबोलिक मार्ग जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। नंबर 3 बायो सिंथेटिक मार्ग जो डीएनए का निर्माण करता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। चयापचय का हिस्सा माना जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ग्लूकोज बनाने में उपयोग के लिए प्रकाश पर कब्जा, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और कैटाबोलिक मार्ग जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ये भी राइट हो जाएगा। बायोसिंथेटिक मार्ग जो डीएनए का निर्माण करता है, ये भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है? पृथ्वी पर सबसे प्रचुर जैव अणु, या फिर इससे जैव अणु को क्या कहते हैं? जैव अणु को क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैव अणु को क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जैव अणु कौन है? नंबर 1 फाइबर, नंबर 2 खनिज, नंबर 3 सेलुलोज, नंबर 4 वसा। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर जैव अणु कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सेलुलोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या पूछ रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या पूछ रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस के लिए मुख्य साइट है। ग्लाइकोजेनेसिस के लिए मुख्य साइट है। नंबर 1 अमाशय, नंबर 2 लीवर, नंबर 3 किडनी, नंबर 4 वसा ऊतक। ग्लाइकोजेनेसिस के लिए मुख्य साइट कौन सी हो जाएगी? अमाशय, या फिर लीवर, या फिर किडनी, या फिर वसा या ऊतक, वसा ऊतक। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस के लिए मुख्य साइट क्या हो जाएगी? लीवर। लीवर को और को क्या कहते हैं? यकृत भी कहते हैं, यकृत भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? जिगर, जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत को, लीवर को यकृत और जिगर भी कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस के लिए मुख्य साइट कौन सी हो जाएगी? लीवर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लिखा है कोशिकाओं की ऊर्जा आवश्यकताओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछ रहा है? कोशिकाओं की ऊर्जा आवश्यकताओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 ऊर्जा के निरंतर इनपुट की बिना सेल विकार बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 कई सेलुलर प्रतिक्रियाओं में एक समृद्ध सक्रिय ऊर्जा होती है। नंबर 3 लिखा है थर्मोडायनामिक्स के नियम कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मजबूर करते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सही। कोशिकाओं की ऊर्जा आवश्यकताओं के बारे में कौन सा कथन सही? तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लैक्टोज किन अणुओं से मिलकर बनता है? क्या पूछा गया है? लैक्टोज किन अणुओं से मिलकर बनता है? नंबर 1 ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज,
नंबर 2 ग्लूकोज प्लस माल्टोज, नंबर 3 गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, नंबर 4 ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो लैक्टोज किन अणुओं से मिलकर बनता है? तो लैक्टोज बनता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। किससे बनता है लैक्टोज? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से बनता है। ऑप्शन नंबर 3 पर राइट कर लेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि माल्टोज किन अणुओं से मिलकर बनता है? माल्टोज माल्टोज किन अणुओं से मिलकर बनता है? तो माल्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है। लैक्टोज किन अणुओं से मिलकर बनता है? तो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लार में क्या नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लार में क्या नहीं पाया जाता है? नंबर 1 बैक्टीरिया को मारने वाले एंजाइम, नंबर 2 एंटीबॉडीज, नंबर 3 बायोटीन, नंबर 4 एंजाइम। लार में क्या नहीं पाया जाता है? तब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अगर मैं पूछूं लार में क्या पाया जाता है, तो बैक्टीरिया को मारने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, एंजाइम पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? तो बायोटीन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि लार का पीएच कितना होता है? लार का पीएच कितना होता है? लार का पीएच कितना होता है? तब आप लोग क्या आंसर देंगे? तो लार का पीएच कितना हो जाएगा? 6.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा लार का पीएच? 6.8 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। लिखा है संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड में शामिल है। संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 1 हेमीसेलुलोज, ऑप्शन नंबर 2 सेलुलोज, ऑप्शन नंबर 3 काइटिन, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड में शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात करें हेमीसेलुलोज, तो ये भी संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड में शामिल होता है, सेलुलोज भी होता है, काइटिन भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है? लिखा है पोषाहार पॉलीसेकेराइड कौन है? पोषाहार पॉलीसेकेराइड कौन है? नंबर 1 सेलुलोज और एंजाइम, नंबर 2 सेलुलोज और स्टार्च, नंबर 3 शर्करा और मांड, नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। पोषाहार पॉलीसेकेराइड कौन है? सेलुलोज और एंजाइम है, या फिर सेलुलोज और स्टार्च है, या फिर शर्करा और मांड है, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो पोषाहार पॉलीसेकेराइड क्या हो जाएगा? सेलुलोज और स्टार्च है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 20। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? नंबर 1 पथरी, नंबर 2 कैंसर, नंबर 3 मधुमेह, नंबर 4 ट्यूमर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मधुमेह हो जाएगा। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो ये मधुमेह का संकेत है। ब्लड में अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती तो उसे क्या कहते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया। सी बना है, ठीक है, CEMI है, ठीक है, सभी लोग समझ लेंगे। हाइपर ग्लाइसीमिया या फिर मधुमेह कहते हैं। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया या फिर मधुमेह कहते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, राइनो वायरस के कारण क्या होता है। नंबर 1 निद्रा रोग, नंबर 2 रतौंधी, नंबर 3 वायरल फीवर, नंबर 4 चेचक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइनो वायरस के कारण क्या होता है, सभी लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ा दूँ, ऑप्शन नंबर 5, यहाँ पे अगर मैं जुकाम कर दूँ, जुकाम, तब आप लोग क्या इसका राइट आंसर करेंगे। राइनो वायरस के कारण क्या होता है, तब आप लोग क्या करेंगे इसका राइट आंसर। निद्रा रोग पे टिक लगाएंगे, या फिर रतौंधी, या फिर वायरल फीवर, या फिर चेचक, या फिर जुकाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, जुकाम पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या पूछ रहा है, ट्राइकोफोटान कवक के कारण क्या होता है। ट्राइकोफोटान कवक के कारण क्या होता है। नंबर 1 दांत, नंबर 2 एथलीट फुट, नंबर 3 दमा, नंबर 4 गंजापन। ट्राइकोफोटान कवक के कारण क्या कौन सा रोग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाद। ट्राइकोफोटान कवक के कारण क्या होता है, दाद होता है। अगर मैं पूछूं एथलीट फुट, दमा और दाद, ये रोग किसके कारण होते हैं। एथलीट फुट, दमा और गंजापन, ये रोग किसके कारण होते हैं, तो ये भी रोग कवक के कारण होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्या पूछ रहा है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तब आप लोग इसका क्या राइट आंसर करेंगे। नंबर 1 लीवर, नंबर 2 आंत, नंबर 3 लंग्स, नंबर 4 तंत्रिका तंत्र। तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत। क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होती है टाइफाइड के कारण। और टाइफाइड कैसा रोग है, किससे होने वाला रोग है, तो टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है। कैसा रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। और जीवाणु की खोज किसने की थी, लिवेनहॉक ने की थी। अगर मैं पूछूं टाइफाइड जो किसको प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है, और किस जीवाणु के द्वारा होता है, किस बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड होता है, तो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सभी लोग आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। कहाँ देंगे, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। तो साल्मोनेला, ठीक है, एन बना है, साल्मोनेला टाइफी। किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। ठीक है, ये लिखा है नाम। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। HIV वायरस किसको कमजोर बना देता है। नंबर 1 T4 लिम्फोसाइट्स, नंबर 2 T2 लिम्फोसाइट्स, नंबर 3 T7 लिम्फोसाइट्स, नंबर 4 T3 लिम्फोसाइट्स। HIV वायरस किसको कमजोर बना देता है, तो T4 लिम्फोसाइट्स को कमजोर बना देता है। HIV वायरस के कारण क्या होता है, तो HIV वायरस के कारण एड्स होता है। एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 2 दिसंबर को क्या बनाते हैं, एड्स दिवस बनाते हैं। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स की क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगी। एड्स कैसे फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई से, संक्रमित संक्रमित रक्तदान से, माँ से बच्चों के द्वारा माँ से बच्चों को होती है। तो इन सब से क्या फैलता है, एड्स फैलता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। क्या पूछ रहा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के से होता है। नंबर 1 फास्फेट, नंबर 2 नाइट्रेट, नंबर 3 क्लोरीन, नंबर 4 फास्फोरस। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो नाइट्रेट के कारण क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 क्या पूछा है, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। नंबर 1 प्लीहा, नंबर 2 तंत्रिका तंत्र, नंबर 3 मस्तिष्क, नंबर 4 लीवर। तो टिटनेस से
शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा, प्लीहा या फिर तंत्रिका तंत्र या फिर मस्तिष्क या फिर लीवर। तो टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। तो इससे प्रभावित हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तंत्रिका तंत्र पे टिक कर लेंगे। अगर मैं पूछूं ये टिटनेस किससे होने वाला रोग है? बैक्टीरिया से। किससे होने वाला टिटनेस रोग है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टिटनेस, जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तब आप लोग क्या आंसर करेंगे? सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे, तब तक मैं टाइप कर रही हूं। किस बैक्टीरिया के कारण होता है टिटनेस? तो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी। किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी के कारण क्या होता है? टिटनेस होता है। टिटनेस क्या किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किस बैक्टीरिया से? तो माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी। टिटनेस को और क्या कहते हैं? इसके और क्या नाम है? टिटनेस के और क्या नाम है? तो ये है लॉकजा। क्या कहते हैं टिटनेस को? और लॉकजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिटनेस का अन्य नाम क्या है? लॉकजा है। जिससे टिटनेस हो जाता है तो क्या होता है? शरीर कैसा हो जाता है? धनुष के आकार का हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र पर होता है। टर्नर सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र पर होता है? नंबर 1 21वें गुणसूत्र पर, नंबर 2 22वें गुणसूत्र पर, नंबर 3 24वें गुणसूत्र पर, नंबर 4 20वें गुणसूत्र पर। यहाँ पे एक ऑप्शन में बढ़ा दे रही हूँ, ऑप्शन नंबर 5 23वें गुणसूत्र पर। ठीक है, 23वें गुणसूत्र पर। तो टर्नर सिंड्रोम किस गुणसूत्र पर होता है? ऑप्शन नंबर 5 23वें गुणसूत्र पर होता है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या पूछ रहा है? पीत ज्वर। पीत ज्वर को क्या कहते हैं? येलो फीवर भी कहते हैं। पीत ज्वर को क्या कहते हैं? येलो फीवर भी कहते हैं। किससे होता है? नंबर 1 बैक्टीरिया से, नंबर 2 प्रोटोजोआ से, नंबर 3 कवक से, नंबर 4 विषाणु से। पीत ज्वर किससे होता है? सभी लोग मुझे आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में देंगे। नंबर 1 बैक्टीरिया से, नंबर 2 प्रोटोजोआ से, नंबर 3 कवक से, नंबर 4 विषाणु से। तो किससे होता है? ये विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर लेंगे। अगर मैं पूछूं पीत ज्वर संचारित किया जाता है, मतलब पीत ज्वर किसके द्वारा फैलता है, किसके द्वारा संचारित किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा संचारित किया जाता है? पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? एडीज द्वारा। कौन सा? एडीज द्वारा। एडीज। अगर मैं पूछूं एडीज एजिप्टी क्या है? तो एक मच्छर है। क्या है? मच्छर है। एडीज एजिप्टी क्या है? एक मच्छर है। मच्छर है जो क्या करता है? जिसके द्वारा क्या फैलता है? डेंगू फैलता है। और डेंगू को ही क्या कहते हैं? पीत ज्वर या येलो फीवर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? ओंकोजीन का संबंध किससे है? ओंकोजीन का संबंध किससे है? नंबर 1 सिफिलिस, नंबर 2 ट्यूमर, नंबर 3 टाइफाइड, नंबर 4 कैंसर। ओंकोजीन्स का संबंध किससे? सिफिलिस से है या फिर ट्यूमर से है या फिर टाइफाइड या फिर कैंसर। अगर मैं पूछूं ऑन्कोलॉजी, अगर मैं पूछूं ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और ऑन्कोजीन्स का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका भी संबंध कैंसर से हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्या पूछ रहा है? फाइलेरियासिस किसके द्वारा होता है? क्या क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है
फाइलियासिस किसके द्वारा होता है? फाइलेरियासिस किसके द्वारा होता है? जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर देंगे। नंबर 1 कवक, नंबर 2 वायरस, नंबर 3 जीवाणु, नंबर 4 प्रोटोजोआ। फाइलेरियासिस किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर लेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। किस वर्ष भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? किस वर्ष भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? नंबर 1 1970, नंबर 2 1978, नंबर 3 1972, नंबर 4 1975। किस वर्ष भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 1970 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ध्यान से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को ये 31 क्वेश्चन की सीरीज कैसे लगी लिख के जरूर बताइएगा। अब आप लोग ईमानदारी से बताइए कि आप लोगों के 31 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। सभी लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, अच्छी तरीके से समझ में आया हो, तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक की थैंक्स फॉर वॉचिंग।